तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और 4 तारीख को आप लोगों का साइंस का पेपर है। समय बहुत ही ज़्यादा कम है और मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का न्यूमेरिकल, ठीक है। और जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा 100% मैं फिक्स करता हूँ, गारंटी है मेरी कि वहाँ से न्यूमेरिकल फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। जितना मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा सभी न्यूमेरिकल तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम 2022 में, और 4 अप्रैल को न्यूमेरिकल जरूर से आने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब साइंस में अच्छे तरीके से लग जाइए, और साइंस और इंग्लिश, क्योंकि साइंस के जस्ट 2 दिन बाद, मतलब एक दिन का गैप है। 4 तारीख को आप लोगों का साइंस है, तब 5 को गैप के बाद तुरंत 6 को आप लोगों का इंग्लिश है। तो साइंस और इंग्लिश पूरा ज़बरदस्त से तैयारी में करा रहा हूँ, और पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए हमारे पे। जैसे हिंदी में आपने विश्वास किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसी तरह साइंस में भी विश्वास कीजिए। इंग्लिश में जो बता रहा हूँ 100% आएगा, ठीक है। बस तैयार करके आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको जल्दी से नोट कीजिए और समझिए उसको। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है। प्रति सेकेंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है तब। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चनों को लगाने की। बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा का मान दिया हमको 10 एम्पियर, धारा का वैल्यू हमको दिया है 10 एम्पियर। तो जो चीज़ दिया रहता है पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए धारा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आप लोग भी जानते हैं धारा को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। तो धारा बराबर दिया हमको 10 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एम्पियर का साइन होता है 10 एम्पियर। धारा की वैल्यू कितना दिया है, 10 एम्पियर हमको दे रखा है। आप देखिए इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं 10 एम्पियर, ठीक है। मैं कोष्टक में कर देता हूँ। तो धारा की वैल्यू 10 एम्पियर दिया है और हमको दिया है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया है, जो चीज़ दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है कितना हमको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ही होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इतना कूलाम, इतना कूलाम हो गया। अब हमसे पूछा है यहाँ पे कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पीयर, प्रति सेकेंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश इतना हो तो क्या करा, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ समय की भी बात है तो समय भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि समय को हम टी से डिनोट करते हैं, जो कि दिया हमको क्या है 1 सेकेंड। समय भी हमको दे रखा है 1 सेकेंड। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे धारा की वैल्यू, आई की वैल्यू 10 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका दे चुका है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना दिया है, समय हमको टी दिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फार्मूला आवेश बराबर क्या होता है, क्यू का हम आवेश करते हैं, ठीक है। तो क्यू आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। तो धारा इंटू समय, तो धारा को आई से और टी से समय कर देता हूँ, तो क्यू बन जाता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या बन जाता है, आई टी। ये फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। आवेश, ठीक है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू समय, उसी को बस इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटे समय। तो आई बराबर क्यू अपन के टी हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो आवेश है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो क्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्यू को हम एन ई से डिनोट कर देते हैं, एन ई से। क्यू को हम किस पे लिखेंगे, एन ई लिखेंगे। इसलिए क्यू को, क्योंकि आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे चुका है। तो जब भी आवेश ना देके आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे, तो यहाँ पे क्यू की जगह एन ई लिख देते हैं। एन ई मतलब क्या हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन की वैल्यू ज्ञात करना है, एन की। तो एन की वैल्यू ज्ञात करना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी बटे में ई। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर निकल जाएगा। तो एन बराबर क्या निकल जाएगा, आई कितना दिया है 10 एम्पियर, टी समय कितना दिया है 1 सेकेंड, और बटे में इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन पावर कितना दिया है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा कि 10 गुणे 10 में को गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। अब ये चीज़ जो बटे में है ये ऊपर अगर जाएगी तो ठीक है, ये चीज़ किस में है, बटे में दिया हुआ है। अगर ये चीज़ बटे में है और इसको मैं भेज दूँ कहाँ ऊपर, तो ये चीज़ें किस में हो जाएंगी, तो प्लस में हो जाएंगी। नहीं तो एक काम कीजिए कि जो जैसे 1.6 है तो यहाँ 10 में उठाएंगे तो 10 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना 16 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 बन जाएगा। ठीक है, फिर n बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 10 को गुणा करेंगे तो 100 बटे 16 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आप लोग नोट करिए, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब 100 में जब 16 का भाग देंगे, ठीक है, 100 में जब 16 का भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 6.25, भाग कितना जाएगा 6.25, और इंटू ये 10 पे पावर माइनस 19 ऊपर भेज देंगे तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। तो n बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, ये आपका निकल गया इतना इलेक्ट्रॉन। किया हमने क्या किया है, 100 में 16 का भाग दिया तो 6.25 और 10 पे पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दिया तो 10 पे पावर प्लस 19 आ गया। बस यही आ गया आंसर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभी तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब हर बार ये क्वेश्चन आता है, इतना याद रखिए, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप आराम से इन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को इग्नोर करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपको देखने को 100% 2022 बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 95%, 96% चांसेज है इन क्वेश्चनों को आने की। जहाँ तक हमने हमारा अनुभव जहाँ रहा है अब तक, हमने पेपर को जितना देखा है, ये क्वेश्चन कॉमन ही है, हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। और उसी चैप्टर के ये क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोगों को। अब वो तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, और इस वाले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से अगर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा अगर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल है। देखिए हल कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया कि जो चीज़ दिया पहले उसको आप नोट कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी हमने बताया है कि धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, तो धारा बराबर आई, जो कि कितना दिया है 0.5 एम्पियर दे रखा है, एम्पियर। तो धारा की वैल्यू तो दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर दे रखा है। और कह रहा है कि विद्युत 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो हमको समय दे रखा है, समय मतलब टी का वैल्यू दे रखा है कितना 10 मिनट तक दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित और विद्युत आवेश परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब आवेश पूछा है, आवेश मतलब क्यू का वैल्यू पूछा है। अभी जस्ट फार्मूला पीछे आप लोग देखे हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई इंटू टी। अभी हम लोग वही फार्मूला तो देखे हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितना दिया है 0.5 और टी का वैल्यू कितना दिया है 10 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब गुणा कर लेते हैं। लेकिन याद आपको एक चीज़ बस नोटिस करना है यहाँ पे याद करने के लिए, नहीं तो सवाल पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे समय है, देखिए समय आपका किसमें दिया है, मिनट में दिया है। जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हमेशा एसआई पद्धति का लेते हैं मात्रक, तो समय का एसआई पद्धति के मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए पहले आप इसको सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम 60 में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 600, कितना 600 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। तो 600 सेकंड ये आपका एसआई मात्रक में चेंज हो गया। अब यहाँ पे 10 नहीं क्या रखेंगे 600 रखेंगे। ठीक है, यह बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको जरूर नोटिस कीजिए, पूरा का पूरा आंसर गलत आपका आ जाएगा। समय 10 मिनट दिया है, इसको आप सेकंड में चेंज कीजिए, हमेशा एसआई मात्रक लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड में हो गया, और आपका एसआई मात्रक धारा का तो एम्पियर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कीजिए तो 6 5 30 और 2 जीरो इसका 1 0 2 0, 10 मिनट कितने अंक बाद लगेगा 1 अंक बाद, तो कितना आ गया 300 आ गया आपका। आवेश है, आवेश आपके किस में होता है क्यू से आवेश को डिनोट करते हैं, तो आवेश किस में आता है कूलाम में, तो यहाँ हो जाएगा 300 कूलाम, 300 कूलाम।
इसका आंसर आ जाएगा कि विद्युत आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा 300 कूलम। तो यह बात नोट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा कि मात्रक हमेशा एसआई पद्धति वाला लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है और एग्जाम में इससे ही प्रश्न आते हैं, समझ लीजिए इससे एक प्रश्न बनना निश्चित है। मानव नेत्र के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये वाला, एक ने तो सिंपल फार्मूला वाला, तो दोनों हमने प्रश्न ले रखा है। बाहर तो ये क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, आपको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछता है, दोनों कैटेगरी हमने सम्मिलित कर लिया है, बस उसको आपको समझना है। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको तैयार करके जाइए, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बोला है। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो चीज दिया पहले उसको आप नोट कीजिए। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, जो चीज दिया है उसको सिस्टम से आप लिखें। दिया है क्या, प्रिज्म कोण, प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म कोण हमको दे रखा है यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है, और प्रिज्म कोण को ए से डिनोट करते हैं, तो आप ए बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आपको। फिर अल्पतम विचलन कोण दिया हमको 38 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण, और यहाँ पे हमको अल्पतम विचलन कोण दे रखा है कितना, 38 अंश, उसको हम सिग्मा एम से डिनोट करते हैं। सिग्मा एम बराबर कितना हो जाएगा, 38 अंश। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या, अपवर्तनांक। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपवर्तनांक का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, मैं यहाँ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करता हूँ फार्मूले के लिए कि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। जब भी मानव नेत्र पढ़े होंगे आप लोग तो मालूम होगा, आप लोगों को नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, भी मालूम हो जाएगा। तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन, तो एन बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले में पूरा सवाल आता है कि साइन ए प्लस सिग्मा एम, यहाँ पे सिग्मा इस तरह बनता है, सिग्मा एम और बटे में 2, फिर पूरे के पूरे बटे में साइन ए बाई 2। अब ये तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है, ये सिग्मा एम होता है। अब इसी फार्मूले पे आपको पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, आपको बस वैल्यू पुटअप कर देना, और क्या, साइन है कोई बात नहीं, साइन, इसके बाद ए का वैल्यू कितना दिया है, 60 अंश, और प्लस सिग्मा एम का वैल्यू कितना दे रखा था, 38 अंश। ठीक है, और बटे में क्या हो गया, 2, फिर पूरे के पूरे बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू कितना है, 60 अंश, बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे यहाँ हल कर देते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 60 और 38 अंश कितना हो जाएगा, 98 अंश। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा इसका 2, अभी पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा साइन 60 अंश बटे में 2। अब यहाँ हल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा, साइन 49 बार में कट जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला कट जाएगा कितना, साइन 30 बार में, तो साइन 30 बार में। एक चीज देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो हिंट आपको दिया है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आपको कि साइन 49 अंश का वैल्यू आपको 0.75 लेना है। ठीक है, तो कोई नहीं, साइन 49 का वैल्यू हम ले लेंगे 0.75 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं साइन 30 अंश। देखिए साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5, तो यहाँ पे ले लेंगे 0.5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ से एन के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एन बराबर, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटा देते हैं, तो 75, अब बटे में क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 अंक बाद है, इसको भी दशमलव हटाना, तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 50 से कम 50 और 50 25, 1.5। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, तो अपवर्तनांक आपसे पूछा था, तो अपवर्तनांक कितना गया, 1.5 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन में एकदम बनना तय है, समझिए फिक्स है, इस प्रकार क्वेश्चन आना तय है इसी फार्मूले पे, बस ऐसे ही आपको बस फार्मूले पे उसको लिख कर और आपको आंसर बता देना अच्छे तरीके से।
ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कहा 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तरीका हमने आपको वो वाला बता दिया, एक तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब ये क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एक चीज बात नोटिस कीजिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने कितना 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। जानते हैं आप लोग, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको कि स्वस्थ, पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, स्वस्थ नेत्र के लिए, क्योंकि आप बोला है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। आप लोग भी जानते हैं दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो आप कितना भी दूरी तक, देखिए यहाँ से चंद्रमा को भी देख लेते हैं, आप तारे को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं। तो ये लिखे हैं स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। तो मतलब कि u बराबर क्या हम ले लेंगे यहाँ पे? इन्फिनाइट ले लेंगे। u बराबर क्या ले लेंगे? इन्फिनाइट ले लेंगे। u मतलब कि वस्तु को, मतलब अपनी आंखों से कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, तो आई u की दूरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार, अब देखिए हमको क्या बोला है यहाँ प्रश्न में, क्या हमसे बोला है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब v का वैल्यू दिया है। तो v का वैल्यू कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, तो -80 सेंटीमीटर ले लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा, ये भी आपका किस में होगा? माइनस में। दोनों वैल्यू किस में होती है? माइनस में होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा आप लोग भी जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/, और 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v माइनस 1/u ये फार्मूला, इस फार्मूले से अब आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर, ठीक है, क्योंकि पहले हम देखिए इसमें निकालना क्या है, हमको क्षमता निकालना है। तो क्षमता कैसे निकलता है? तो P बराबर 1/f फार्मूले से। तब तक फोकस दूरी मालूम नहीं रहेगा तो क्षमता निकाल नहीं पाएंगे, तो इस फार्मूले से पहले फोकस निकाल लीजिए, फोकस दूरी। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। v का वैल्यू कितना दिया है? -80, फिर -1/u का वैल्यू कितना दिया? -इन्फिनाइट। ठीक है, तो इन्फिनाइट कोई भी वैल्यू अगर इन्फिनाइट में तो उससे मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब इन्फिनाइट आएगा, तो इससे वैल्यू तो कुछ मतलब है नहीं, तो इसका काम खत्म। तो बच गया क्या? 1/f बराबर 1/-80। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? f की। तो f को ऊपर ले जाइए तो 80 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर। किस में आ जाएगा? 80 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। सेंटीमीटर में दिया है ना, तो कितना आ जाएगा आपका? पहले वैल्यू आपका आएगा सेंटीमीटर में, ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में निकल के आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया। तो हमने क्या कहा आपको कि कोई भी पद्धति हम लोग किस में सॉल्व करेंगे? SI पद्धति में। तो आपका लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? आपको मीटर में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं ना, तो हमें 10 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका -0.80 मीटर। 10 का करें 100 का भाग, क्योंकि एक यहाँ पे लिखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तब 100 से यहाँ भाग देंगे हम लोग, तो कितने अंक? 2 ठे हैं, तो 2 अंक बाद 10 लग जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। SI पद्धति में हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा था लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता बराबर, मतलब P बराबर क्या होता है?
तो P बराबर होता है आपका 1/f फार्मूला। तो 1/f की वैल्यू क्या है 0.80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट होगा तो आ जाएगा आपका, वो भी माइनस में है, तो आपका आ जाएगा -1.25 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता किसमें निकलता है डायोप्टर, जिसे डी से नोट करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा -1.25 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। और हमसे पूछा है कि किस लेंस का प्रयोग करेंगे, लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे अवतल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। तो अवतल लेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, प्रकृति में लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत ही शांति से इन प्रश्नों को तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, पहला चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमने लिया है। 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो दोनों कैटेगरी का हमने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, न्यूमेरिकल में 1% दिक्कत ना हो कि पूरा का पूरा नंबर आप उठा लाएंगे। ठीक है, बस शांति से इन वीडियो को देख कर लीजिए अच्छे तरीके से और तैयार कर लीजिए क्वेश्चनों को। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, हमको क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 दे दिया है। हमने क्या किया, जो दिया पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको नोट किए। दिया है वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहले जो चीज़ दिया उसको आप लिखें। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष किसका पूछा है, जल का अपवर्तनांक। तो ए से मतलब एयर, एयर मतलब हवा, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, जल का। तो हवा के सापेक्ष यन मतलब अपवर्तनांक किसका, वाटर, वाटर मतलब जल का। कितना दे रखा है 4/3। तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता, वायु मतलब क्या, फिर एयर के बात कर रहा है, एयर के सापेक्ष किसका, कांच का, कांच मतलब ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। क्या पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, निकालना हमको क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जल का कांच, यहाँ पे देखिए क्या दिया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष, देखिए जिसके सापेक्ष में कहेगा उसको आगे लिखेंगे। देखिए वायु के सापेक्ष, वायु को, तो यहाँ पूरा जल के कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, जल का मतलब वाटर का, क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, यह हो जाएगा किसका, जल के कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया, 4/3,
फिर इसके बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो यहाँ पे सिंपल आप कैलकुलेट कर पाएंगे 4/3, यह भाग में तो गुणा में चेंज हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 दूनी के 8 और 3 तुली के 9, 8/9। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और आसानी से आप नंबर उठा पाएंगे इन प्रश्नों में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से उठा पाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, आसानी से इन क्वेश्चनों को करके आप पूरा फुल का फुल मार्क्स आप उठा पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो एक तो वो कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ये कैटेगरी रहता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, तो हल कर लेते हैं। तो हल करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले वही चीज जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि आपका कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे, और उत्तल दर्पण फोकस दूरी इधर होती है। तो जो चीज इधर में रहेंगी, ठीक है, वो किस में रहेंगी, धनात्मक में रहेंगी, और जो चीज इधर रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा। तो फोकस दूरी इधर रहता है जो कि धनात्मक में रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर। तो कोई बिंब को हम यू से नोट करते हैं, यू बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे आपको कि कोई वस्तु हम लोग इधर रखते हैं तो इस साइड रखेंगे तो ये आपका माइनस में रहेगा, तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताए, मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या, वी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल फार्मूला दर्पण सूत्र से लगा लेंगे। तो दर्पण सूत्र का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, सेम वही फार्मूला होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/के v प्लस 1/के u बराबर 1/के f, ये होता है आपका दर्पण सूत्र होता है। बस इस पे आपका आ जाएगा। तो 1/के v, ठीक है। तो हमको 1/के v का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/के f, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमको v का ही वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो 1/के v बराबर 1/के f कितना दिया है, 15, फिर -1/के u कितना दिया है, -10 दे रखा है, ठीक है। तो ये हांस हो जाएगा 1/u बराबर 1/15, इस माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, और एलसीएम 15 थोड़ी होगा भाई, यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, सॉरी यहाँ 30 लिख लीजिएगा। तो 15 दूनी के 30 और 10 तिहाई 30। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 3 2 5 बटे कितना आ जाएगा, 30। हमको वैल्यू v का निकालना था, v को हमने ऊपर कर दिया तो 30 ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 के 30, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। प्रकृति पूछा है, ठीक है। तो प्रकृति हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, प्रकृति में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकृति यहाँ ब्लैक पेन शेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए प्रकृति कहाँ बनेगा। तो 6 सेंटीमीटर पर बनना है, अब वस्तु कहाँ पे थी, -10 सेंटीमीटर पे, तो उसके कहाँ बनेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे जो कि प्लस में बनना है। अगर इधर बनता है तो कहाँ बनता है, माइनस में। उधर बनना है मतलब दर्पण के कहाँ बनना है, पीछे बनना है। तो लिखेंगे कि दर्पण के पीछे, क्योंकि प्लस बनना है तो उधर बनेगा, प्लस बनना तो इधर ही बनेगा। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना तो जाहिर सी बात आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी तथा कैसा बनेगा, उस साइड बनना है तो सीधा बनेगा, सीधा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इसकी प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था लास्ट क्वेश्चन, हमने हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन नोट किया है, इससे बाहर न्यूमेरिकल जा ही नहीं सकता है, ठीक है। बस आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करके आप 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको पहुँचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।